इधर अवनी को एक आदमी बेहोशी की हालत में अपने कंधे पर उठाए लेकर जा रहा था। वेद का जब बॉक्सिंग खत्म हुआ था तब वह सभी उसे चेयर अप करने में बिजी थे। अवनी जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने लगी थी कि एक आदमी जबरदस्ती उसे क्लोरोफॉर्म सुखाकर अपने कंधे में उठाकर बाहर आता है। वह आदमी अवनी को अपने कार के बैक सीट पर बैठा देता है और अपने चेहरे पर लगाए मास्क को खोलकर उसे देखता है। वह कोई और नहीं नितिन था। नितिन बेहोश पड़ी अवनी की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी अवनी, लेकिन वह तुम्हारे लायक नहीं है। अंकल तुम्हें खोजकर परेशान हो रहे हैं और तुम यहाँ पर अपने नकली बॉयफ्रेंड के साथ ऐश कर रही हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तुम वापस चल रही हो मेरे साथ। यह कहकर वह गाड़ी में बैठता है और वहाँ से सचदेवा मेंशन की तरफ निकल जाता है। शौर उसे पूरे कॉलेज में खोज खोज कर परेशान हो गया था, लेकिन अवनी नहीं मिल रही थी। आधे घंटे बाद जब वह वापस बॉक्सिंग कोर्ट की तरफ जा रहा था कि उसे रास्ते में ही सभी लोग उसकी तरफ आते मिल जाते हैं। वेद के भाव समय के साथ साथ और ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। वह शौर को घूरते हुए कहता है, कहाँ है अवनी? शौर झिझकते हुए कहता है, वह मुझे नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई है, शायद वापस हिल चली गई होगी। वेद कहता है, वह वापस हिल नहीं गई होगी, मुझे पता है, वह मुझे चकमा देकर भाग गई है। एक बार मेरे हाथ लग जाए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं इस बार। उसे इतनी डरावनी बातें करता देख शौर उसे समझाते हुए कहता है, क्या पता उसे किसी ने किडनैप कर लिया हो तो बिना मतलब का उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर सकता। वेद कहता है, उसका किडनैप कॉलेज कैंपस से कौन करेगा? अचानक उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह शौर का कॉलर पकड़कर अपने पास लेकर आता है और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहता है, मुझे कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज 5 मिनट के अंदर चाहिए। शौर को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी पर ठंडा बर्फ को रख दिया हो। वह पहली बार वेद के सामने जाने से डर रहा था और उसे कपकपाती आ रही थी। वह उससे दूर होते हुए हकला कर कहता है, मैं लेकर आता हूँ ना। उसके कहने पर वेद उसे झटक देता है तो सौर और भी जल्दी से सीसीटीवी फोटोज लेने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ की सिक्योरिटी रूम, जहाँ पर सभी सीसीटीवी फुटेज और कंट्रोलर थे, वहाँ पर जाता है और वहाँ पर स्क्रीन को घूरते हुए खड़ा रहता है, जिसमें साफ दिखाया जा रहा था कि अवनी बेहोश थी और उसे कोई लेकर जा रहा था। वेद गुर्राते हुए कहता है, कौन है ये? अभिनय जल्दी से कहता है, मैं पता लगाता हूँ, कहकर वह तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वेद ऐश्वर्या की तरफ देखता है और कहता है, यशु, एक काम मैं तुम्हें देता हूँ, मुझे यकीन है तुम जल्द से जल्द अवनी को वापस हल लेकर आओगी। यह कहकर वह बिना किसी की बात सुने वहाँ से चला जाता है। वे जब कॉलेज के बाहर आता है तब वह अपनी गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ कर देता है और एक जंगल के पास अपनी गाड़ी रोक कर बाहर आता है और अपने हाथों को फैलाकर जोर से चिल्लाता है, अवनी। इधर अवनी, जो कि सचदेवा मेंशन के लगभग पहुंच चुकी थी,
उसे अचानक होश आने लगता है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तब उसे अपने सिर में बहुत तेज दर्द होता है। वह अपनी आंखें 2 से 3 बार झपकती है और वह देखती है कि वह कार में है। तो उसे धीरे धीरे सब याद आने लगता है कि कैसे उसे किसी ने बेहोश किया था। वह जब बैठ कर देखती है तो उसे रास्ता कुछ जाना पहचाना सा लगता है। फिर वह ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी की तरफ देख कर कहती है, नितिन भाई, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो और आपने मेरा किडनैप क्यों किया है? नितिन जब अवनी को होश में आया देखता है तब उसे हैरानी होती है, लेकिन वह अपनी हैरानी को छुपाते हुए कहता है, अपनी खुद की बहन को मैं अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता अवनी। इसलिए मैं तुम्हें वापस हमारे घर लेकर जा रहा हूँ, जहाँ सब तुम्हारे अपने हैं। उसकी बात सुनकर अवनी चिल्लाते हुए कहती है, आप पागल हो गए हो क्या? आपको पता भी है कि वह आदमी कैसा है? वह सबको ही मार देगा। प्लीज़ भाई, प्लीज़ आप मुझे छोड़ कर आइए कॉलेज। नितिन गुस्से से कहता है, छोड़ आऊँ तुम्हें वापस उस नर्क में? छोड़ आऊँ तुम्हें? समझ नहीं आता? अंकल आंटी तुम्हारे लिए कितना परेशान है और तुम यहाँ पर तमाशा बना कर रखा है सब चीज़ों को। अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हो गई हो जो अपने लिए सही और गलत का फैसला तुम ले सको। अवनी, इसलिए तुम चुपचाप वापस सचदेवा मेंशन चल रही हो। उसकी बात सुनकर अवनी उसे गुस्से से घूरने लगती है। फिर उसके दिमाग में आता है, मैं भी तो यही चाहती थी ना, मम्मी पापा के पास वापस जाना। तो उस आदमी से जब मेरा पीछा फाइनली छूट ही गया है तो मुझे इतना क्यों बुरा लग रहा है, जैसे कोई मुझे मेरी ज़िंदगी से दूर कर रहा हो। नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी वह तो हमेशा मुझे टॉर्चर ही करता रहता है। यह तो अच्छा है ना कि मैं हमेशा के लिए उससे दूर जा रही हूँ। सोचते हुए वह कुछ नहीं कहती और चुपचाप बैठी रहती है। कुछ देर बाद वह दोनों सचदेवा मेंशन पहुँचते हैं। जब मिसेस सचदेवा अवनी को देखती हैं तो जाकर तुरंत उसको गले लगाकर उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए कहती हैं, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हो गई थी। देखो मेरी क्या हालत हो गई है तुम्हारे कारण। रो रो कर अवनी भी इमोशनल होकर उनके गले लग जाती है और फिर रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी मम्मा, मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। यह कहकर उन्हें और कसकर पकड़ लेती है। मिस्टर सचदेवा, जो कि अपने स्टडी रूम में बैठे थे, वह जब अवनी की आवाज़ सुनते हैं तब वह तुरंत वहाँ से भागते हुए नीचे आते हैं और अवनी को देखकर उसे तुरंत ही गले लगाते हैं और कहते हैं, तुम कहाँ चली गई थी? तुम ऐसी ही बचकानी हरकतें कैसे कर सकती हो? अवनी उन्हें कस के गले लगाते हुए कहती है, आई एम सॉरी पापा, गलती हो गई थी। क्या आप मुझे अपनी अनी को माफ़ नहीं करेंगे? मिस्टर सचदेवा उसे और कस के गले लगाते हुए कहते हैं, तुम तो हमारे जीने की सहारा हो, तुम्हें कैसे मैं कुछ कह सकता हूँ। फिर अचानक वह सख्ती से कहते हैं, तुम कहाँ गई थी? यह बात पहले उनकी कठोर बात को सुनकर अवनी को पता नहीं क्यों वेद की याद आ जाती है।
जब वह उसके साथ ऐसे ही बात करता था, अचानक वह डर से कांपने लगती है। उसे इस तरह से कांपता हुआ देखकर मिस्टर सचदेवा उसकी पीठ को सहलाते हुए कहते हैं, क्या हुआ, तुम ऐसे कांप क्यों रही हो? ओनी कांपते हुए कहती है, पापा मुझे आपसे दूर भेज दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। वह मुझे फिर से लेकर अपने पास जाएगा। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। वह मुझे बहुत डराता है। वह मुझे मार डालेगा। वह मुझे फिर से यहाँ से लेकर जाएगा अपने साथ। वह खुद में बड़बड़ा रही थी। मिस्टर सचदेवा उसे हिलाते हुए कहते हैं, ओनी, हुआ है क्या तुम्हें? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? कौन था वह आदमी जो तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ लेकर चला गया था? ओनी फिर से वैसे ही डरते हुए कहती है, उसका नाम वेद है। मिस्टर सचदेवा कहते हैं, पूरा नाम क्या है उसका? ओनी उसका नाम बताते हुए कहती है, उसका नाम वेदांत सिंह राठौर है पापा। वह कह रहा था कि आप मेरे मम्मी पापा नहीं हो, आपने मुझे गोद दिया है। क्या यह बात सच है? उसकी बात सुनकर मिस्टर सचदेवा की पकड़ उससे थोड़ी ढीली हो जाती है तो ओनी की तरफ देखने लगती है। मिस्टर सचदेवा उसे सोफे पर बैठाते हैं और कहते हैं, हाँ, हमने तुम्हें गोद दिया है क्योंकि हमारा कोई बच्चा नहीं था, लेकिन हमने आज तक तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं सोचा। हमने सोचा एक बच्ची जो अनाथ की तरह जिंदगी जिएगी, उससे अच्छा उसे हम एक अच्छी खासी जिंदगी दें। हमने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है और हमेशा मानते रहेंगे। और जहाँ तक बात रही इस वेदांत सिंह राठौर की, तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को चोट पहुँचाने की? ओनी मिस्टर सचदेवा का हाथ कस के पकड़ते हुए कहती है, नहीं पापा, वह बहुत खतरनाक है। उसे किसी का डर नहीं है। उसके आगे सभी लोग डर से कांपते हैं। उसकी बात सुनकर नितिन कहता है, वह चाहे कोई भी हो, हम भी कोई ऐरे गहरे नहीं हैं। हमारे भी अच्छी खासी कनेक्शन है। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को इतना डराने की? तो मिस्टर सचदेवा उसे कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा। उसके बाद मिसेस सचदेवा की तरफ देख कर कहते हैं, ओनी को उसके कमरे में लेकर जाओ और ख्याल रखना कि उसे किसी भी चीज़ का डर न रहे। उसकी बात सुनकर मिसेस सचदेवा ओनी को अपने साथ वहाँ से लेकर चली जाती हैं। मिस्टर सचदेवा नितिन की तरफ देख कर कहते हैं, मैंने कहा था ना, उस कमीने राठौर का ही इन सब में हाथ है। नितिन कहता है, लेकिन अंकल, मुझे उस लड़के को देखकर नहीं लगता कि वह किसी की बात मानता होगा। वह एक तानाशाह है जो सिर्फ अपनी बात मानता है। और मैंने उसकी आंखों में ओनी के लिए जुनून देखा है। मुझे नहीं लगता उसे जब पता चलेगा कि ओनी हमारे पास है तो वो इतनी आसानी से ओनी का पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। मिस्टर सचदेवा कहते हैं, सचदेवा मैंसन की सिक्योरिटी को डबल कर दो, कोई भी अंदर ना आ सके। उसकी बात सुनकर नितिन हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर सचदेवा खुद से कहते हैं, मुझे पता था जिन चीज़ों से मैं बचता रहा हूँ वह चीज़ें एक न एक दिन मेरे सामने ज़रूर आ जाएंगे। इधर हेल मेंशन में वेद मेंशन में आता है और सीधा ओनी के कमरे चला जाता है।
उसकी शॉपिंग की हुई सभी चीज़ें उसके कमरे में लाकर रख दी गई थीं। उन्हें देखकर वेद को और ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वह उन्हें पकड़कर फेंकते हुए कहता है, तुम वापस आओगी और मैं तुम्हारा वह हाल करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे पता है तुम यह सब नाटक कर रही हो मुझसे दूर जाने के लिए, लेकिन इतनी आसानी से मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। ओनी तुम मेरी हो थी और हमेशा रहोगी। तभी ऐश्वर्या उसे टेलीपैथी करती है। ओनी सचदेवा मेंशन में है। उसे उसके कजन ने किडनैप कर लिया था तुमसे छुटकारा दिलाने के लिए। उसकी बात सुनकर वेद कुछ नहीं कहता, बस अपने कमरे में वह चला जाता है। उसके बाद वह किसी को कॉल करता है और कहता है, आधे घंटे, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे हैं तुम्हारे पास। सचदेवा मेंशन को बैनक्रॉफ्ट करवा दो। अगर वह ना हो सके तो उसके खिलाफ ऐसे सबूत लेकर आओ जिनसे उनकी रेपुटेशन पूरी तरीके से ज़मीन की धूल की तरह बिखर जाए। यह कहकर वह कॉल को कट कर देता है। उसके बाद शीशे में अपने अच को देखते हुए कहता है, अब तुम्हें पता चलेगा सचदेवा कि वेदांत सिंह राठौर क्या चीज़ है। इतने दिन में सिर्फ तुम्हारी बेटी के कारण मैं कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी उसे मुझसे दूर करके। वह तो मेरे पास आएगी ही आएगी, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में मैं उसे ऐसे अलग करूँगा कि तुम्हें अपने करने पर पछतावा होगा। कहकर वह अपने लैपटॉप को पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है। इधर चौधरी मेंशन में कनिष्क अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा हुआ था। उसने सिर्फ एक निक्कर पहन रखा था, बाकी उसकी मस्कुलर बॉडी आईने में साफ साफ नजर आ रही थी। जिसमें चोट लगा हुआ था वह उसके चेहरे का पूरा नक्शा ही बदल गया था। वह अपने चेहरे पर अपना हाथ फिराता है, जिसके साथ ही उसकी सभी चोटें गायब हो जाती हैं। उसके बाद वह वहाँ से सीधा एक कमरे में जाता है, जहाँ पर लगभग उसकी ही तरह दिखता हुआ आदमी का फोटो टंगा हुआ था। उसे देखकर वो कहता है, कुत्ते की मौत मर गया और मुझे यहाँ पर सबसे बदला लेने के लिए छोड़ दिया। यह क्या बात हुई मिस्टर चौधरी? मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने मेरी माँ को सिर्फ अपना मिस्ट्रेस समझा, उनसे कभी प्यार नहीं किया है। प्यार तो आपने सिर्फ एक से किया है, लेकिन माँ ने सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार किया है और वह चाहती हैं कि मैं आपकी मौत का बदला लूं उन सभी लोगों से। आपके लिए नहीं, अपनी माँ के दर्द और तकलीफ के लिए मैं उन सबको बर्बाद कर दूंगा, लेकिन उतनी ही ज़्यादा आपसे नफरत भी। यह कहकर वह उस फोटो को लगातार घूरने लगता है।